गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम के भारती, सीनियर फैकल्टी ऑफ गोल इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री। और आज मैं नीट इनऑर्गेनिक का 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। और 51 में देखिए, विच इज अ लेविस एसिड, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। और 51 क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन में से लेविस एसिड कौन है वो पहचानना है। तो आप देखिए BF3, ये सब, इन सबों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेविस एसिड और लेविस बेस, इन दोनों में जो डिस्टिंग्विश किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो ये BF3 हो गया इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, क्योंकि ये ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया, BF3 है। तो ये हो गया सही आंसर, क्योंकि जितने भी एनायन होते हैं इलेक्ट्रॉन उसके पास अवेलेबल होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। NH3 के पास देखिए लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास देखिए लोन पेयर है। तो जिसके पास लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर एक्स्ट्रा हो वो कहलाता है लेविस बेस, और जिसमें डिफिशियंसी हो वो लेविस एसिड। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। 54 क्वेश्चन नंबर में आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट में चुनना है कि इनकरेक्ट, बस यही एक कंफ्यूजन वाला है, इनकरेक्ट देना है इसमें से। लेकिन कहता क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम बिलो ऑप्शंस। यानी इनकरेक्ट का मोस्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन होगा। तो जरा देखिए, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल्स ऑक्साइड टू मेटल्स। पूछता इनकरेक्ट कौन, तो जितने भी मेटल्स ऑफ हैवी मेटल कहा जाता है D और A ब्लॉक के मेटल को। तो जितने भी D और A ब्लॉक के मेटल्स का ऑक्साइड होगा ना, उसको हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस कर सकता है। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। पूछता है नॉट करेक्ट। आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। हैवी वाटर को एक मॉडरेटर के रूप में भी यूज किया जाता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टडी करने में भी उसका यूज किया जाता है। इसका मतलब कि ये दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरे ऑप्शन को देखिए, स्टेटमेंट को, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल। जितने भी अनसैचुरेटेड है उसका हाइड्रोजनेशन करके सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इन तीनों ऑप्शन शुरू का बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन को देखिए, H और H के बीच बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लोएस्ट का रहा है। जबकि आपको NCERT में डाटा बेस्ड अगर याद होगा तो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एनर्जी है 102 किलो कैलोरी पर मोल। और वही सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि सिंगल बॉन्डेड है ना। देखिए, एज कंपेयर टू अ सिंगल बॉन्डेड बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। इनकरेक्ट में D आ रहा है। अब देखिए, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स मोर एक्टिव देन आयरन। ये ऑप्शन जो है वो गलत है। इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है। कहाँ है वो ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ये आ रहा है D और E, ये आंसर गलत है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए गौर से। इसमें 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ, असर्शन के रूप में लेबल किया हुआ और रीजन के रूप में R। असर्शन दिया है, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। मरीन डाइवर्स जब भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं ना, तो आपने पढ़ा होगा इनर्ट गैस वाले चैप्टर में कि ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, हीलियम को यूज किया जाता है टू डाइल्यूट ऑक्सीजन। डायरेक्ट ऑक्सीजन देंगे सफोकेशन होगा, अकबकाहट होगी, और हीलियम जो है वो उसको मिक्स करके यूज किया जाता है। और क्योंकि हीलियम हैज हाई सॉलिडिटी इन ऑक्सीजन, यही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। हीलियम लो सॉलिडिटी, आप पढ़े होंगे NCERT में कि इसको डाइविंग एपरेटस में यूज करते हैं, लेकिन हीलियम हैज लो सॉलिडिटी इन ब्लड, और ब्लड में पास कौन करता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये रीजन जो है ना वो गलत है। तो इसका मतलब है कि 57 नंबर के क्वेश्चन में
स्टेटमेंट ए जो है वो असर्शन वो बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है वो गलत उल्टा दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये गलत अगर है तो 57 का क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 इनऑर्गेनिक का। क्वेश्चन नंबर 60 में ये कहता है कि among the following the total number of species not having 8 electrons in the outermost shell of the center atom। अगर इन ऑप्शन ये एग्जांपल्स को देखें तो NH3 ऑक्टेट पूरा कर चुका है, AlCl3 नहीं किया है, इसी को पहचानना है। BCl2 नहीं किया है, CCl4 बिल्कुल ऑक्टेट पूरा कर चुका है, PCl5 में ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गया। और यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से वो कौन है जो ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाया। 8 इलेक्ट्रॉन उसके सराउंडिंग में नहीं है, वहां हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर कैट होते हैं 2। इसका 2 आंसर सही है। तो इसमें देखिए कि 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर देखा जाए तो PCl5 में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन के कारण इसका सही आंसर अब हो जाएगा 3। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें 9 ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहना चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो या कम दोनों को यहाँ पहचानना है। इसका मतलब है कि यह भी 8 से ज्यादा हो गया, इसमें 8 से कम है, इसमें 8 से कम है, और ये क्वेश्चन पूछा है 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो इसका सही आंसर कौन हो गया ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 के बाद अब चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक उस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है जिसमें मात्र एक ही तरह का लिगेंड हो, और नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कि ट्राइअमाइन अमोनिया हो गया 3, ट्राइएक्वा कैंसिल हो गया। पहले ऑप्शन में देखिए पेंटामाइन कार्बोनेटो, इन्हें 2 तरह का लिगेंड है। यहाँ पर देखिए ट्राइएमीन ट्राइएक्वा। यहाँ देखिए तीसरे ऑप्शन में पोटेशियम ट्राइऑक्जेलेटो एल्युमिनेट 3, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो होमोलेप्टिक हो जाता है। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में ये कहता है मैच करने के लिए कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 2 तरह का लिस्ट दिया हुआ है। ए की तरफ कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है और बी की तरफ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। लिस्ट 2 में आपको देखना है कि लिस्ट 1 और 2 में कौन किसके सामने मैच कर रहा है। तो A3 कोक के बारे में दिखा रहा है कि वह क्या होता है, तो कोक यहाँ पर यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो कोक का एज रिड्यूसिंग एजेंट। डायमंड को देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है, तो 4 कार्बन एटम से अटैच होने के कारण sp3 हाइब्रिडेशन। फुलेरिन को देखिए अब फुलेरिन जो है वो अगर हम यहाँ पर इसको देखें कि कार्बन एटम्स डायमंड में sp3, फुलेरिन केज लाइक मॉलिक्यूल्स और ग्रेफाइट लुब्रिकेंट, तो 3 1 4 2 3 1 4 2 यह है ऑप्शन नंबर 1 में 3 1 4 2। फुलेरिन केज टाइप स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट ये है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में पूछता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ क्यूप्रिक इज मोर देन क्यूप्रस सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू, ये पूछा गया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि हाइड्रेशन थेरेपी, सेकेंड आई,
फर्स्ट आई एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसमें सॉल्ट जब बना हुआ है तो स्टेबिलिटी के लिए हीट ऑफ एटमाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं है। जहां दे दिया एक्वा सॉल्यूशन, समझ जाइए कि वो हाइड्रेशन इंथैल्पी से रिलेटेड है, इसलिए इसका सही आंसर है हाइड्रेशन इंथैल्पी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन। देखिए द करेक्ट ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें पढ़े थे MOT, तो उसमें कहा गया था ना कि नाइट्रोजन जहां इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं 14, तो जिस मॉलिक्यूल आयन में 14 इलेक्ट्रॉन्स तक हो तो P जो है वो सबसे पहले पाई बॉन्ड बनाता है X और Y से। तो X से Y पाई बॉन्ड बनेगा और Y वाले से पाई बॉन्ड बनेगा, तब बनेगा सिग्मा Z से। तो जहां पर इन्वॉल्व होता है ये ऑर्डर, उसमें आप लोगों को दिखाई पड़ा है कि कहाँ लिखा हुआ है सिग्मा 1s2, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पहले बना दिया सिग्मा बॉन्ड PZ से, यही चीज गलत है। यहाँ देखिए पहले बना दिया पाई बॉन्ड, वो ठीक है, लेकिन पाई स्टार क्यों दिखा दिया है, जबकि इसके बाद बनना चाहिए पहले ये सिग्मा। ये आंसर आ रहा है आपको सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए पाई पहले आ गया है, फिर सिग्मा आ गया है, फिर पाई स्टार आया, फिर सिग्मा। यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ये आपने MOT में पढ़ा होगा। उसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 76। एसर्शन और रीजन, दो तरह का रीजनिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो दो स्टेटमेंट में आपको ये देखना है कि स्टेटमेंट एसर्शन A है और रीजन, तो दोनों में सही कौन गलत कौन। अगर एसर्शन है तो रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, इस तरह से आपको देखना है। सबसे पहला एसर्शन को देखिए, मेटालिक सोडियम dissolves in liquid ammonia giving blue solution and paramagnetic। ये तो सही है, बिल्कुल सही है। अब कहता है डीप जो ब्लू कलरेशन हुआ है ना, ब्लू सॉल्यूशन, तो ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू अमाइड फॉर्मेशन, यही है गलत। आपने एनसीईआरटी पढ़ते समय एस ब्लॉक में देखा होगा कि जब कभी एस ब्लॉक के किसी मेटल को, सोडियम हो, पोटेशियम हो, किसी को भी हो, जब हम लिक्विड अमोनियम डालते हैं तो अपना रंग जो है, कलर जो है वो चेंज करता है। पहले हो जाता है ब्लू, फिर हो जाता है ब्रॉन्ज, और अंत में होता है कलरलेस। और कलरलेस जो होता है ना, ड्यू टू अमाइड फॉर्मेशन सोडियम के लिए। तो यहाँ पर जो रीजन है वो गलत है। ये ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है कि असर्शन करेक्ट ट्रू और रीजन फॉल्स। तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में कहता है कि अगर हम स्टेबिलिटी को फैक्टर मानकर चलें तो इनमें से करेक्ट कौन है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, वो बोरोन फैमिली में इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और आप लोग जानते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट मोनोवैलेंट केटायन में होता है, और मोनोवैलेंट केटायन जो है वो आयनिक होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, और ट्राइवैलेंट केटायन से ज्यादा स्टेबल होता है मोनोवैलेंट। लेकिन किसका, सबसे नीचे वाले का। बाकी सबका होता है कि ट्राइवैलेंट केटायन इज मोर स्टेबल देन मोनोवैलेंट। इसी बात को ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए पहला ऑप्शन कि AlCl इज मोर स्टेबल देन AlCl3, ये बिल्कुल गलत है। ये फॉर्म करता ही नहीं, ये फॉर्म करता है। यहाँ देखिए थैलियम सबसे नीचे बोरोन फैमिली का, और मोनोवैलेंट केटायन इसका मोर स्टेबल होता है ट्राइवैलेंट से। तो थैलियम के ट्राइवैलेंट कंपाउंड जल्दी एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ थैलियम फ्लोराइड को छोड़कर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, ये ऑप्शन गलत है, और वो भी ऑप्शन इंडियम का ट्राइआयोडाइड मोर स्टेबल देन इंडियम मोनोआयोडाइड। तो आयोडाइड जो है वो ट्राइआयोडाइड एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए
अगर हम स्टेबिलिटी को फैक्टर मानकर चलें तो थैलियम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। हालांकि कुछ हद तक यह भी सही माना जाएगा। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो थैलियम का मोनोवैलेंट जो है ज्यादा स्टेबल और इंडियम का ट्राइवैलेंट जो है वो ज्यादा स्टेबल। तो 4 भी कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर बेटर ऑफ द टू मानना हो तो सही ऑप्शन आता है सेकेंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में कहता है कि द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा देखिए, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन से बनेगा नाइट्राइड आयन, इसमें मिलेंगे आपको 2 ऑर्बिट्स। सोडियम से बनेगा सोडियम आयन, इसमें मिलेंगे 2 ऑर्बिट्स। ऑक्सीजन से बनेगा ऑक्साइड आयन, इसमें मिलेंगे 2 ऑर्बिट्स। आयोडाइड से बनेगा आयोडाइड आयन, इसमें मिलेंगे आपको 5 ऑर्बिट्स। जरा देखिए, तो सबसे बड़ा तो ये हुआ ना, वही पूछता लार्जेस्ट आयन कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन 85 में कहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच, रिपल्शन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच। अब यहाँ पर इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड, उस रिपल्शन और अट्रैक्शन में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इनमें से कौन है, ये क्वेश्चन दिया गया है। 5 तरह के दिया गया है रीजन। अब इनमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन है, जरा देखिए। डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वह 85 क्वेश्चन नंबर को अगर हम लोग मानकर देखें तो डायपोल डायपोल फोर्स, आप लोग जानते हैं पोलर पोलर मॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता है। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर की बात करता है तो इसमें A, B, C और E पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इन बिटवीन एटम्स होता है। तो यहाँ पर D जो है वो गलत है। A, B, C और E ये 4 सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 A, B, C, E। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है कि द रिएक्शन डज नॉट टेकिंग प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस बिटवीन 900 केल्विन टू 1500 केल्विन। अब 900 केल्विन टू 1500 केल्विन को अगर हम लोग गौर से देखें तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि 500 टू 800 केल्विन के बीच जो रिएक्शन होता है वो इन सबों का जो नहीं होता है इस रेंज में, वो है ऑप्शन नंबर 3 Fe2O3CO के साथ। ये 800 केल्विन के नीचे होता है और यहाँ लिखा हुआ है 900 केल्विन टू ये। तो इसका मतलब है कि ये तो पहले ही हो गया, अब वो रिएक्शन ये नहीं हो पाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में मैच करने के लिए कहता है। एक लिस्ट ए में दिया हुआ है जो ऑक्सो एसिड्स दिया हुआ है और दूसरा उसी ऑक्सो एसिड्स में बना हुआ बॉन्ड का नंबर दिया हुआ है, किस तरह का बॉन्ड बनता है। सबसे पहले आपको बता दें एनसीईआरटी में सल्फर ग्रुप यानी सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का सल्फर के जितने एसिड्स होते हैं ना वो इसका लिस्ट दिया हुआ है। आप लोगों को याद होगा पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, जहाँ डाई सल्फ्यूरिक एसिड आता है ना उसको कहते हैं मार्शल्स एसिड। H2O8 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं आप ओलियम, ये है, इसको लोग ओलियम भी कहते हैं, ओलियम। और सल्फ्यूरिक एसिड तो H2SO4 H2SO3। इसमें आप देखिए
ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर। ये H2SO3 एक लोन पेयर बच जाता है। अब इसका जो फेमस है उसको अगर पहचान जाइएगा ना तो पता चल जाएगा इसका सही आंसर क्या है। स्ट्रक्चर बना लीजिए। पेरोक्सी, पेरोक्सी का मतलब है कि SOOS यह लिंकेज होगा, और चूंकि यहां पर H2S2O8, अब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो यहां से आपको पता चल जाएगा ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर। ये देखिए हो गया। अब इन तीन स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो चौथा स्ट्रक्चर आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो देखिए SOS कहाँ है, इस जगह, यहां देखिए। तो इसका मैच किया 3 के साथ, इसका 2 OH SOH और 2 S डबल बॉन्ड कहाँ है, तो यहां पर है। तो इसका H2SO4 सेकंड का मैच किया 4 से। अब इसका देखिए SOH 2 और 1 ठो S, यानी इसका मैच किया तीसरे वाले का सेकंड से। तो स्वाभाविक है कि H2SO7 ओलियम उसका मैच करेगा आपको 1 से। अब आपको देखना है इसमें ये मैचिंग जो A का 3 के साथ, B का 4 के साथ, C का 2 के साथ और D का 1 के साथ। D का यहां देखिए, ये D जो है वो इससे मैच किया, किसके साथ, 1OH 2 के साथ। तो C और D, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन सबों में मैचिंग ऑप्शन जो है आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, C1 D2 C1। तो इस तरह से आपको मैच करवाना है स्ट्रक्चर बनाकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कहता है कि 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से आपको इस तरह से पहचाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन गलत। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें 89 क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा ये जो है न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट बॉडीज ऑफ वैट्स। अब इसमें आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो बायोलॉजिकल टर्म के रूप में आ रहा है। तो उसमें आप अगर गौर से देखें तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि वो गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर हम इसको देखें तो ये आता है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 और एनसीईआरटी व्हिच कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट स्टेबल, इसके बारे में आप लोगों को बताया गया होगा या लिखा होगा कि जिसमें रहेगा पॉलीडेंटेट लिगैंड ऑलवेज विल फॉर्म चीलेट फॉर्मेशन, चीलेट कॉम्प्लेक्सेस। तो जहां चीलेट कॉम्प्लेक्सेस होंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स से सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इन 4 ऑप्शन को जरा गौर से देखिए। एक जगह आपको मिलेगा चीलेट फॉर्मेशन और वो है ऑप्शन नंबर 1, इथिलीन डायमीन। चीलेट फॉर्मेशन का मतलब है क्लोज स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, आपने पढ़ा होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इथिलीन डायमीन, चीलेट फॉर्मेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 99, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अब इन 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 5 में इनकरेक्ट कौन है ये पहचानना है। ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो, व्हिच आर आयनिक। स्कैंडियम बनाता है AC2O3, ACO एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए इसका ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी आपको पहचानना हो
कि इनमें से गलत कौन है, तो आपकी नजर उसके स्टेटमेंट पर होनी चाहिए। दूसरे ऑप्शन को देखिए, दूसरा स्टेटमेंट ये, अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर corresponding to the group number in transition metal oxides is attained in, तो ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है और ग्रुप नंबर 7, जबकि जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। तो ग्रुप नंबर उसके वैलेंसी से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद वैलेंसी जो है उसकी घटने लगती है, ग्रुप नंबर जो है वो बढ़ता चला जाता है। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में, स्टेटमेंट सी में, बेसिक एटर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3, V2O4, V2O5। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, बेसिक एटर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग, इसका मतलब ये गलत है, गलत को चुना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुना है। V2O4 dissolves in acids, तो गिव VO4-3, ये स्टेटमेंट जो है ना उस तरह का फॉर्म नहीं करता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। क्रोमियम ऑक्साइड इज बेसिक, अब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इज M14, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3, तो कम लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, हायर बेसिक नेचर, इसलिए इसका ये ई ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो गलत कौन कौन होगा, सी और डी, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी और डी, ऑप्शन नंबर 1। इस तरह से आपने देखा इनऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कॉन्सेप्टिव था और बहुत ही एनसीईआरटी पर फोकस करता हुआ क्वेश्चन था ये। ओके, ऑल द बेस्ट।